पीपल, अगर तुम लोग क्रिकेट देखते हो या बैडमिंटन देखते हो, जब बॉल आके बैट को हिट करता है तो बॉल स्टेज इन कांटेक्ट विद द बैट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर बैट्समैन ने उस बॉल को बहुत ज़ोर से मारा है, छक्का जाता ही नहीं जाता, बहुत दूर जाता है. इसका मतलब है इस बॉल का मोमेंटम चेंज बहुत ज़्यादा हुआ होगा. बट एक बार सोच के देखो, मोमेंटम चेंज तो फोर्स के लिए होता है, बट वो फोर्स उस बॉल पे बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करता है, नहीं करता. द टाइम फॉर विच द बॉल स्टेज इन कॉन्टैक्ट विद द बैट, इज इट नॉट वेरी वेरी लेस? तो इतना मोमेंटम चेंज कैसे हो पाता है? तो इतना मोमेंटम चेंज कैसे हो पाता है? बिकॉज चाहे तुम टेनिस रैकेट में बॉल का कॉन्टैक्ट देखो या बैट के साथ बॉल का कॉन्टैक्ट देखो, द बॉल स्टेज इन कॉन्टैक्ट विद द बैट फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट फिर भी बॉल बहुत दूर जाता है, मतलब उसके पास बहुत मोमेंटम है, इसलिए बहुत दूर जाता है. क्यों होता है? विल टॉक अबाउट दिस. ध्यान से देखो, अभी हम वही टॉपिक पढ़ेंगे. रेडी सब लोग? ओके. सो अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ देखता हूँ पीपल, देखो, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ क्या बोलता है जनता है? ध्यान से देखना. सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स लगने से मोमेंटम चेंज होगा ही. और फोर्स का मेजरमेंट क्या होता है? फोर्स का मेजरमेंट हमेशा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर पीपल? अभी देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस इमेजिन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है ना. इसका इनिशियल मोमेंटम अगर मैं पी आई देता हूँ, फोर्स लगने के कारण कुछ देर बाद इसका मोमेंटम चेंज होकर क्या बन गया? पी एफ. इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एक काम करते हैं, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? डी पी इज इक्वल टू वट? एफ इंटू डी टी. बात समझ में समझना इस बात को, ठीक है? अभी अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूं, लेट अस सी ये टाइम टी आई है, ये टाइम क्या है? टी एफ. तो फोर्स कितने टाइम के लिए लगता है? टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक. जब टी इनिशियल था तब मोमेंटम कितना था? पी आई. जब टी फाइनल था तब मोमेंटम कितना था? पी एफ. बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, अभी अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज पी, लिमिट्स होगा पी इनिशियल से लेके पी फाइनल तक, दैट इज इक्वल टू, क्या मैं इंटीग्रेशन के बाहर एफ को लेके जा सकता हूँ? क्या मैं इंटीग्रेशन के बाहर एफ को लेके जा सकता हूँ? क्या पता, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो यस श्योर हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके जा सकते हैं. अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो नहीं कर सकते ये काम, ठीक है? तो हम फोर्स को इंटीग्रेशन के अंदर ही रखते हैं. एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? एफ इंटू डी टी. टाइम क्या होगा? टी इनिशियल से लेके कहाँ तक? टी फाइनल तक. और यहाँ पर अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर दूँ, सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी, दैट इज टी इनिशियल से लेके कहाँ तक? टी फाइनल तक. कैन यू टेल मी, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा क्या होता है? चेंज होता है, नहीं होता? तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को हम क्या बुलाएंगे? वी शैल कॉल इट एज चेंज इन मोमेंटम, राइट? सो चेंज इन मोमेंटम डेल पी इन दिस केस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी, टी इनिशियल से लेके कहाँ तक? टी फाइनल तक. बात समझ में आया? ये जो डेल पी तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, दिस डेल पी बेसिकली, ये जो डेल पी दिख रहा है, इसी को ही, जो कि एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम है, जो कि क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, इसी को ही हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस एज व्हाट? इम्पल्स. एकदम सिंपल. चेंज इन मोमेंटम को भी हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स. बात समझ में आया? अभी चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं आर एच एस देखूँ, किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स और टाइम पे. चलो मैं थोड़ा सा और सिंपल बना देता हूँ. लेट अस एज्यूम ए केस वेयर द फोर्स इज कांस्टेंट, है ना? एक्चुअल इक्वेशन तो ये है, अभी मैं स्पेशल केस डाल रहा हूँ. स्पेशल केस में मैंने क्या माना है? से फोर्स इज व्हाट? कांस्टेंट. से फोर्स इज कांस्टेंट. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमारा जो एक्सप्रेशन था डेल पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? एफ इंटू डी टी, टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक. क्या मैं एफ को बाहर लेके रख सकता हूँ? मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक. कम ऑन पीपल, स्टे विथ मी. नेक्स्ट स्टेप में डेल पी का वैल्यू होगा एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्या होगा? टी. लिमिट्स पुट करूँगा तो क्या आएगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज एफ इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल टी. दिस इज इम्पल्स. समझ में आया? ये डेल टी क्या है?
डेल टी रिप्रेजेंट्स द टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग, क्योंकि मोमेंटम कब तक चेंज होगा, जब तक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितने टाइम के लिए लगता है उसी को ही डेल टी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आसान भाषा में क्या मैं कह सकता हूँ कि किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज कितना होगा किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा है क्लियर? अच्छा, अभी देखो मैंने जो अभी तुमको क्वेश्चन पूछा कि जब बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में आता है, द बॉल स्टेज इन कांटेक्ट विद द बैट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फिर भी वो बॉल इतना दूर जाता है, मतलब बहुत मोमेंटम होगा तब जाके इतना दूर जाएगा। हाँ या ना? बोलो पीपल। तो इतना ज़्यादा उसका मोमेंटम चेंज कहाँ से पैदा होता है? टाइम तो बहुत ही कम है। द बॉल स्टेज इन कॉन्टैक्ट विद द बैट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट इतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज इसलिए होता है बिकॉज इवन दो द टाइम इज़ वेरी लेस, ड्यूरिंग दैट टाइम जो फोर्स जो लगता है वो फोर्स बहुत ही बड़ा फोर्स लगता है, वेरी लार्ज फोर्स लगता है, इसलिए इनका प्रोडक्ट दैट इज डेल पी बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? सो व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज इम्पल्सिव फोर्सेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कम ऑन पीपल, कभी चाटा खाया जोर से? मम्मी पापा ने मारा तुमको कभी? आजकल कहाँ मारता, आजकल तो मारते नहीं। मैंने तो बहुत मार खाया है। देखो जब कोई चाटा मारता है वो हाथ जब आके गाल के साथ कांटेक्ट में रहता है, बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में रहता है, फिर भी चोट बहुत ज़्यादा लगता है नहीं लगता? क्यों? बिकॉज फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इवन द फोर्स एक्सर्टेड इज वेरी वेरी लार्ज। तो ऐसा अगर झटके में कोई फोर्स लगे, उस फोर्स को हम कैसा क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल सच ए फोर्स एज एन इम्पल्सिव फोर्स। झटके वाले फोर्सेस को हमेशा क्या बुलाएंगे? इम्पल्सिव। समझ में आया? तुमने मेरा स्कूटर देखा है, स्कूटर में सस्पेंशन देखा, गाड़ियों में सस्पेंशन देखा है, हाँ या ना? स्प्रिंग लगा हुआ रहता है नहीं रहता? हाँ या ना? तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है उसको कभी भी हम इम्पल्सिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्प्रिंग कभी भी झटका नहीं लगा सकता। स्प्रिंग झटका लगा सकता है क्या? स्प्रिंग तो पूरे मोशन को क्या करता है? कुशन करता है नहीं करता? जब हम बाइक चलाते हैं ताकि हमारे कमर में झटका ना लगे, इसलिए तो हम सस्पेंशंस लगाते हैं, ताकि जो जर्क है उसको क्या कर दे? वो माइल्ड कर दे, ज़्यादा हार्श ना फील हो, राइड ज़्यादा हार्श फील ना हो, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सस्पेंशंस। सस्पेंशन मतलब स्प्रिंग लगा रहता है। सो स्प्रिंग क्या करता है? उसको कुशन करता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो स्प्रिंग के फोर्स को तुम कभी भी इम्पल्सिव नहीं बुला सकते। बात समझ में आया? लेकिन सोचो एक सीलिंग है, एक रस्सी है, उसमें मैंने बॉल को झुला के रखा है, रस्सी अभी लूज़ है, द रोप इज लूज, फिर मैंने छोड़ दिया, बॉल ऐसे उतरेगा, फिर खट करके रस्सी टाइट होगा ही नहीं होगा, तब जो टेंशन होगा वो क्या होगा? इम्पल्सिव। बात समझ में आया? क्योंकि झटके में बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो झटके वाले फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस इवन तो बहुत ही कम टाइम के लिए एक्ट करते हैं, बट इट कैन कॉज वेरी लार्ज चेंज इन मोमेंटम। बात समझ में आया? तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या मैं फोर्स इंटू टाइम बुला सकता हूँ? हमेशा नहीं बुला सकता। फोर्स इंटू टाइम तभी हम बुला सकते हैं अगर फोर्स कांस्टेंट है या एवरेज फोर्स अगर लिया जाता है। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो तुम्हें इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? एफ इंटू डी टी। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? बोलो। देखो जनता, इम्पल्स के इस ग्राफिकल मेथड से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड है क्या, इसको देखते हैं। सब लोग रेडी? ओके। देखो किसी ज़माने में मैंने सिखाया था कि अगर तुम्हारे पास कोई ग्राफ है, उसके नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा वो हम कैसे पता करते हैं। सोचो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके नीचे का एरिया क्या फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। मैंने हमेशा कहा था कि y वाले फिजिकल क्वांटिटी को x वाले फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ये सोचो कि वो क्या देगा तुम्हें। वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम है, क्या है? एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। तो एक्सीलरेशन इंटू टी मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी नहीं देगा वो, a इंटू टी इक्वल टू v माइनस यू होता है। तो वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में बहुत फर्क है पीपल से। अभी तो आई थिंक जो समझ में आता ही नहीं आता। तो वो तुम्हें वेलोसिटी नहीं देगा, क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक इसी तरीके से इस बात को समझना, अगर तुम्हारे पास फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, क्या बोला मैंने? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। सो लेट अस से फर्स्ट केस में मैंने
ये मान लिया कि हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैंने अपना फोर्स कांस्टेंट मान लिया, यहाँ पर हमने फोर्स को प्लॉट किया है, किसको प्लॉट किया जनता, फोर्स, दिस इज टाइम, एंड ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ, सबको आ रहा है समझ में, दिस इज द ग्राफ ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि अगर मैं टाइम लिखना चाहूँ तो ये टाइम क्या होगा, लेट्स से दिस टाइम इज व्हाट, t1, और ये टाइम मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज t2। t1 टाइम पे फोर्स कितना है, लेट्स से t1 टाइम पे फोर्स का वैल्यू हमने क्या लिख दिया, f, t1 डैश पे भी f, t1 डबल डैश में भी f, समझ में आ रहा है। किसी भी टाइम में देखो तुम्हारा फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगा, f निकल के आएगा, हाई है ना। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, इसके अंदर का जो एरिया है, एरिया इज इट नॉट ए रेक्टेंगल, कैन आई से दैट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इन दिस केस इज t2 माइनस ऑफ t1, and the length of the rectangle in this case is the y coordinate which is f, है ना। तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो मैं f इंटू t2 माइनस t1 लिख सकता हूँ, जिसको मैं f इंटू डेल t लिख सकता हूँ। और हमने रिसेंटली ही पढ़ा है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इम्पल्स। तो आसान भाषा में एरिया ही क्या देगा तुम्हें, इम्पल्स। क्वेश्चन है किसका एरिया, F वर्सेस T, दिमाग में मल्टीप्लाई करो, फोर्स इंटू टाइम क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इंटू टाइम क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इम्पल्स। बात समझ में आया, एग्जैक्टली। अगर सोचो वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है कि फोर्स वेरिएबल है, सो अगर मैं फोर्स को वेरिएबल मानता हूँ, केस बी, फोर्स इक्वल टू वेरिएबल। रियल लाइफ में ना फोर्सेस वेरिएबल ही होता है। जब एक क्रिकेट का बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में आता है तो पहले फोर्स कम होता है, फिर फोर्स बहुत बढ़ता है, फिर कमता है। याद है मैंने ऐसे टाइप के फोर्सेस को क्या नाम दिया था, वी कॉल दिस फोर्सेस एज इम्पल्सिव फोर्सेस, फोर्स विच इज वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड बट इट एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसको हम क्या बुलाते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस, आई है ना। ओके, सो अगर हम वैसा ग्राफ बनाएंगे पीपल तो कैसा दिखेगा, देखो दिस इज फोर्स, सब लोग रेडी, दिस इज टाइम। यहाँ पर हमने फोर्स को प्लॉट किया, यहाँ पर हमने टाइम को प्लॉट किया, एंड लेट अस से हमारा ग्राफ फॉर एग्जांपल दिखने में कुछ ऐसा है, दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। फोर्स पहले जीरो था, फिर इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, उसके बाद फिर से डिक्रीज होके जीरो हो गया, है ना। कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, लेट अस ये टाइम कितना है t1, ये टाइम कितना है t2। तो इसके नीचे का एरिया हमें क्या देगा, अभी देखो एरिया अगर इसका निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो यूज़ कर नहीं सकती, ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है नहीं, तो हमें स्ट्रिप मान के उसका एरिया लिखना पड़ेगा ना। बहुत साल पहले इंटीग्रेशन में पढ़ाया था कि स्ट्रिप लेके एरिया कैसे निकालते हैं। सो जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, लेट अस इमेजिन कि एक स्ट्रिप हम लोग ड्रॉ करते हैं, बहुत ही छोटा स्ट्रिप, दिस स्ट्रिप इज इनफाइनिटली स्मॉल, मिनी स्ट्रिप। देखो मैं कह रहा था कि अभी अगर हमें इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, तो सबसे पहले स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे। इस स्ट्रिप का, एक मिनट, इस स्ट्रिप का एरिया को हम डी ए लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बहुत ही मिनी एरिया होगा, माइक्रो एरिया होगा, है ना। और इसका ये अगर टाइम एक्सिस है जनता, तो ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा था। यहाँ से यहाँ तक अगर टी होता है ये टाइम, क्या होता है ये टाइम टी, तो आगे अगर थोड़ा सा जाऊँगा ये टाइम कितना होगा डी टी, मतलब विड्थ ऑफ दिस टाइनी रेक्टेंगल इज डी टी, and the height of this rectangle is actually the y coordinate of this graph। और इस लेंथ का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो इस छोटा सा जो टाइनी सा रेक्टेंगल तुम्हें दिख रहा है, मेघांक को यहाँ देखो, टाइनी सा जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया हम लोग लेंथ इंटू क्या लिख सकते हैं, ब्रेथ, है ना। टोटल एरिया निकालना है तो डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक, तब जाकर हमें टोटल एरिया पता चलेगा। सो टोटल एरिया निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन f इंटू डी टी। टाइम कहाँ से कहाँ तक जनता, t1 से लेके t2 तक। t1 टाइम पे तुमने बस एरिया ऐड करना चालू ही किया था, तो इनिशियल एरिया कितना होगा, जीरो। इंटीग्रेट करते 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 जब यहाँ पहुँचोगे तो व्हाट इज द टोटल एरिया मैंने मान के रखा a, है ना। सो टोटल एरिया इन दिस केस इज a। सो इन दिस केस एरिया a, जनता सुनना, एरिया a इज इक्वल टू व्हाट, f इंटू डी टी। t1 से लेके कहाँ तक, ये भी तो था इम्पल्स का एक्सप्रेशन।
इसमें हमने अप्लाई किया था कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम फोर्स को बाहर रख सकते हैं और पिछले वाला केस मिल जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। और इस एक्सप्रेशन को हम फिर से क्या बुलाते हैं? इम्पल्स, है ना। बात एक ही चीज़ है, मैंने दोनों केसेस के लिए दिखाया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। पॉज करो भैया। एकदम बेसिक प्रॉब्लम है बट कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने क्या है? ग्राफ। ग्राफ को पढ़ने के पहले, ग्राफ देखने के पहले हमेशा वाई और एक्स को देखना है। किसको देखना है? ग्राफ किसके बीच बना हुआ है? बोलो। फोर्स वर्सेस टाइम, करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा गया? इम्पल्स बताओ। जस्ट नाउ सीखा है कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो तुम्हें क्या देता है? इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद पूछा है फोर्स इम्पार्टेड। इसमें लोग कंफ्यूज होंगे। फोर्स इम्पार्टेड पूछा है, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो 1 सेकंड में फोर्स 0 है, 1.5 सेकंड्स में फोर्स का वैल्यू कितना है? 12,000। 2 सेकंड्स में फोर्स का वैल्यू कितना है? 12,000। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 18,000। तो फोर्स इम्पार्टेड मतलब क्या पूछा है वो? क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है कि दिस इज ए केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, बिकॉज अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इम्पार्टेड अगर ये पूछ रहा है तो वो तुम्हें एवरेज पूछ रहा होगा। इवन दैट इज नॉट मेंशन कि एवरेज निकालो, बट इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पर अगर तुम्हें ये पूछा जा रहा है कि फोर्स इम्पार्टेड निकालो, फोर्स तो वेरी कर रहा है, तो तुम्हें कौन सा फोर्स पूछा गया होगा? कौन सा फोर्स पूछा गया? एवरेज निकाल के बताओ कि एवरेज फोर्स क्या लग रहा है। बात समझ में आया? देखो, इम्पल्स निकालना जो फर्स्ट पढ़ा था क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। इम्पल्स कैसे निकालेंगे अभी? इम्पल्स कैसे निकालेंगे? एरिया। अच्छा, इन दिस केस इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूँ, एरिया फर्स्ट केस में ऑप्शन ए, तो एरिया का वैल्यू क्या होगा जनता बताओ? हाफ बेस कितना होगा पीपल? 2.5 माइनस 1, हाँ, इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का वैल्यू कितना होगा? 18,000, 18,000। कितना आएगा ये? 1/2 इंटू 1.5 इंटू 18,000, 2 9 जा 18, 9,000 आ जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर आ गया, 15 इंटू 900। सही लिखा ना? 13500। इम्पल्स का यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी। बात समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत? ये हो गया इम्पल्स। अभी अगर एवरेज फोर्स पूछे, जनता ध्यान से सुनना, फोर्स का एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो क्या लिखा था? dp/dt। ये एवरेज नहीं है, बिकॉज dp/dt लिखने का मतलब है दैट यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है। जैसे कि तुमने पूछा कि सर बताओ 1.5 सेकेंड में कितना फोर्स है, वो होगा 12,000, दैट इज इंस्टेंटेनियस फोर्स। बट एवरेज अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एवरेज हमेशा हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। सो डेल टी टाइम में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है? डेल पी। ये तुम्हें कौन सा एक्सप्रेशन देगा? ये तुम्हें एवरेज का एक्सप्रेशन देगा। बोलो, डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा ही नहीं हो रहा? अच्छा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर एवरेज फोर्स पूछा गया है, जनता ध्यान से सुनो, एवरेज फोर्स पूछा गया, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एफ एवरेज, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम जस्ट नाउ निकाला है, कितना होगा? 13500। जवाब दो जनता। 13500। एंड व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस चेंज? 1 से लेके 2.5 तक का टाइम, मतलब व्हाट इज द टाइम पीरियड इन दिस केस? 1.5। हाँ है ना? तो ये 1.5 हो गया, ये हो गया हमारा एवरेज फोर्स। बोलो, डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ? तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कटेगा क्या? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 zeros है ना? तो कितना आएगा? 9,000 न्यूटन। 9,000 न्यूटन क्या है सर? फोर्स तो 6,000 है, 12,000 है, 18,000 है, 9,000 क्या है? अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता, क्या होता? तो कितना फोर्स होता ताकि वो इतना ही मोमेंटम चेंज करता इन द टाइम ऑफ 1.5 सेकेंड्स एज द एक्चुअल वेरिंग फोर्स? कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? देखो, टोटल 1 सेकेंड से लेकर 2.5 सेकेंड्स तक कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? 13500। इतना ही मोमेंटम चेंज अगर एक कांस्टेंट फोर्स को करना पड़ता, किसको करना पड़ता? कांस्टेंट फोर्स इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, तो उस कांस्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा?
वही है एवरेज, दैट इज 9000 न्यूटन। बोलो डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ? देख देखो पीपल, बिना स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज़ किए तुम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। स्लोप कहाँ पर पढ़ा? यू हैव स्टडीड दिस इन बेसिक मैथमेटिक्स। देखो स्लोप का कॉन्सेप्ट यहाँ तक आता है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ किसके बीच है? देख के बताओ, ग्राफ किसके बीच है? इट इज़ पोजीशन वर्सेस टाइम। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है, अगर पूरा क्वेश्चन लिखता तो ये लिखा रहता कि ग्राफ किसके बीच है? पोजीशन वर्सेस टाइम। ध्यान देना, एक्स का वैल्यू सेंटीमीटर्स में है और टाइम का वैल्यू सेकेंड्स में, करेक्ट? तो तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हेन डज द मोमेंटम चेंज? मोमेंटम कब बदलता है ये बताओ। और बोला कि इम्पल्स कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, ये भी बताओ। इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम है, और ये दिया गया है कि मास का वैल्यू 0.04 kg। तो अगर तुम सोचना चालू करोगे, पीपल ध्यान से सुनो, अभिरूप, अगर तुम सोचना चालू करोगे तो मोमेंटम का फॉर्मूला अगर याद करोगे तो वो आएगा मास इंटू वेलोसिटी। अभी तुम अपने आप को बोलोगे अरे मास जो है ये तो चेंज नहीं होगा, मास क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? कांस्टेंट। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, ऐसा सोचना चाहिए। फिर मैं इस ग्राफ को देखूंगा और ग्राफ को देख के अपने पुराने कॉन्सेप्ट को याद करूंगा कि इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या बताता है। इज इट नॉट ए ग्राफ बिटवीन पोजीशन वर्सेस टाइम? इस ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देता है? वेलोसिटी। ध्यान से सुनना अभी, ये हमें पता है कि इस ग्राफ का स्लोप होता है dx/dt, जो तुम्हें क्या देगा? वेलोसिटी। और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। याद है ना, कर्व का स्लोप वैरी करता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। बट काफी ध्यान से देखो, 0 से लेकर 2 सेकेंड्स तक एक ही स्ट्रेट लाइन है, एक ही इंक्लिनेशन है उसका, हाँ या ना? 2 सेकेंड्स के बाद ग्राफ का इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है, अलग स्ट्रेट लाइन बन जाता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसको देखो और अपने आप को पूछो कि भाई कौन से जगह पर हमें ग्राफ का स्लोप चेंज करता हुआ दिख रहा है? एट 2 सेकेंड्स। सही बोला मैंने? 2 सेकेंड के जस्ट पहले अलग स्लोप था, 2 सेकेंड के जस्ट बाद अलग स्लोप है। स्लोप ही तो वेलोसिटी है। स्लोप चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना। सिर्फ 2 सेकेंड्स में नहीं, 4 सेकेंड्स में भी हो रहा है। 4 सेकेंड्स के पहले अलग लाइन, 4 सेकेंड के जस्ट बाद अलग लाइन। यहाँ पर भी मोमेंटम चेंज हो रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है? वेलोसिटी चेंज। बोलो हाँ या ना, है ना? तो यहाँ पर पूछा है व्हेन डज द मोमेंटम चेंज, लंबा सा ग्राफ होगा, मैंने ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाया। तुम बोलोगे सर 2 सेकंड में चेंज हो रहा है, 4 सेकंड में चेंज हो रहा है, 6 सेकंड में चेंज हो रहा है, 8 सेकंड में चेंज हो रहा है, ऐसा करके बोल दोगे व्हेन डज द मोमेंटम चेंज, करेक्ट? अच्छा, मोमेंटम चेंज फिर से कह रहा हूँ किस लिए चेंज होगा? वेलोसिटी के कारण, हाँ या ना? तो 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक, 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक। अच्छा, मैंने एक डाटा नहीं दिया यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है? 2। ये देना भूल गया मैं, ठीक है? तो अभी अगर मैं 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक का वेलोसिटी लिखना चाहूँ, स्लोप जो कि होगा इस लाइन का, स्लोप का डेफिनेशन होता है 10 ऑफ दिस एंगल, अगर ये थीटा है तो, हाँ या ना? तो ये बताओ कि इस रीजन में अगर मैं वेलोसिटी को v1 कहता हूँ, वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट इज 10 थीटा। 10 थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय व्हाट? बेस। 2/2 क्या निकल के आएगा? 1, ध्यान देना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? मतलब 2 सेकेंड्स के पहले, जस्ट बिफोर 2 सेकेंड्स, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? Just before 2 seconds, the velocity of the object in this case is +1 meter per second. Because हमारा लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बना रहा है, और एक्यूट एंगल वाला स्लोप का साइन क्या आता है? पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज एंगल वाले स्लोप का साइन क्या होता है? नेगेटिव। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जस्ट 2 सेकेंड के बाद हमारा लाइन बदल जाता है, ऐसा बन जाता है। और इस लाइन का स्लोप अगर मैं v2 बोलता हूँ, वेलोसिटी बोलता हूँ, दैट इज 10 ऑफ दिस एंगल, एंगल मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। याद है या नहीं है ये चीज़? मैंने कहा था कि स्लोप निकालने में जो हम एंगल को यूज़ करेंगे, दैट एंगल ऑलवेज हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। कम ऑन पीपल। सो जनता ध्यान देना, अगर मुझे ये एंगल चाहिए 10 ऑफ दिस एंगल, इसका जो वैल्यू आएगा मैंने बताया था, दैट इज सेम एज 10 ऑफ दिस एंगल विथ ए माइनस साइन। याद है या नहीं है? 10 ऑफ दिस एंगल विल बी सेम एज 10 ऑफ दिस एंगल विथ ए माइनस साइन। ऐसे लिख रहा हूँ 10 अल्फा। याद है? याद आया कॉन्सेप्ट?
और इस माइनस 10 अल्फा जनता बताओ 10 अल्फा परपेंडिकुलर कितना होगा 2, बेस कितना होगा 2 से लेके 4 तक, बोलो आंसर क्या निकल के आएगा, एक माइनस आएगा, दैट इज -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसका वेलोसिटी -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाँ या ना, हाँ या ना। सो अभी अगर तुम्हें इम्पल्स पूछा गया है तो तुम्हें पूछा गया है कितना मोमेंटम चेंज हुआ है बताओ, और हमें पता है कि 2 सेकंड में मोमेंटम चेंज होता है, चौथे सेकंड में चेंज होता है, 4th सेकंड में, 6th में चेंज होता है, हाँ या ना। तो सबसे पहले 2 सेकंड्स का निकाल लेते हैं, चलेगा। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम, बोलो मास इंटू वेलोसिटी। मास हो गया 0.04 इंटू वेलोसिटी हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या मैं 1 को 1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो जनता। तो ये कितना निकल के आया, व्हाट इज दिस देन, कैन आई से दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, क्या मैं ये कह सकता हूँ, मैंने प्लस में लिखा है इसको, वेलोसिटी का साइन क्या दिया मैंने +1 इंटू 10⁻², बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जस्ट 2 सेकेंड के पहले ये वेलोसिटी है, 2 सेकेंड के बाद कौन सा वेलोसिटी है, जस्ट 2 सेकेंड के बाद कौन सा वेलोसिटी है जनता, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम इन दिस केस पीपल, P फाइनल, मास का वैल्यू है 0.04, वेलोसिटी कितना होगा जनता -1, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ 10⁻², आवाज़ दो ना जनता, मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आएगा -4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया, ये कहाँ का कहानी है, अराउंड 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के आसपास ये चल रहा है, 2 सेकेंड्स के पहले इनिशियल मोमेंटम कितना है जनता 4 इंटू 10⁻⁻4, 2 सेकेंड्स के जस्ट बाद मोमेंटम चेंज होके कितना बन चुका है -4 इंटू 10⁻⁻4, बोलो समझ में आई नहीं है। तो अगर तुम्हें इम्पल्स पूछा गया जनता, देवांश यहाँ देखो, अगर इम्पल्स पूछा गया, सुने हो ना सब लोग, इम्पल्स का वैल्यू हमेशा चेंज इन मोमेंटम होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल कितना होगा -4 इंटू 10⁻⁻4 माइनस इनिशियल कितना होगा 4 इंटू 10⁻⁻4, ये प्लस है या नहीं इनिशियल, दोनों ऐड अप हो जाएगा, ऐड अप हो क्या आएगा -8 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा यूनिट गलत लिखा यार इसका, एक kg लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा kg। क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स दो पीपल, समझ में आया। अच्छा मैं कर नहीं रहा, तुम लोग कर लेना अपने नोट में, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम 4 सेकंड्स में निकालूं तो आंसर क्या आएगा, 4 सेकंड्स में अगर इम्पल्स निकालता हूं तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, नहीं आएगा सेम, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे आंसर में माइनस नहीं आएगा, तुम्हारे आंसर में क्या आएगा प्लस, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा लेकिन साइन रिवर्स हो जाएगा, करके देखना। फिर इसमें 6 सेकंड्स में क्या होगा सेम, 8 सेकंड्स में क्या होगा, 4th सेकंड में जैसा आंसर आएगा 8th सेकंड में भी वैसा ही आंसर आएगा, सिर्फ साइन का फर्क होगा। कुछ तो बोलो, यहाँ पर वेलोसिटी पहले 1 था फिर हो गया -1, 4 सेकंड्स के केस में क्या था, कमान पीपल, 4 सेकंड के जस्ट पहले वेलोसिटी कितना था -1, उसके बाद वेलोसिटी कितना हो गया +1, है ना। तो थोड़ा रिवर्स हो जा रहा है, इसलिए आंसर में मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन माइनस की जगह 4 सेकंड वाले केस में क्या आ जाएगा प्लस। खत्म कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बोलो चलो। नहीं चाहिए, सबके लिए करने की ज़रूरत नहीं है,